डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज SLA, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और क्यों जरूरी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सर्विस लेवल एग्रीमेंट है क्या? ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। किनके बीच में होता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर CSP के बीच में एंड कस्टमर के बीच में। मतलब जो क्लाउड प्रोवाइडर है और जो क्लाउड यूजर है उनके बीच में। क्योंकि यूजर जो है वो जो क्लाउड से एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मेरे को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, मेरी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो 99.9% मेरा डेटा अवेलेबल है या नहीं, मेरे जो APIs है वो रिस्पॉन्सिव प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, सिक्योरिटी मुझे मिल रही है या नहीं। और यहां पे क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो, कई बार होता है ना कि जब हम किसी कंपनी के पास जाते हैं कि भैया मेरे को ये चीज आपकी अच्छी लगती है या ये चीज मुझे आपकी यूज करनी है, तो उस टाइम पे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ऐसे देंगे, वे कर देंगे। तो लेकिन एक्चुअल में जब हम उसको यूज करते हैं तब उनकी असलियत का पता लगता है। तो फिर मैं किसको ठहराऊंगा रिस्पॉन्सिबल जब मुझे उस तरीके की सर्विसेज नहीं मिलेंगी? तो वहां पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से यूज किया जाता है कि अगर आपको जो चीज बोली थी वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर आप पेनल्टीज या फिर इसको एज ए लीगल डॉक्यूमेंट लॉ सूट में भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए SLA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में यूज होता है। और यहां पे सबसे पहले अगर मैं इसकी देखूं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहां पे सबसे पहले मेरे पास आ जाता है सर्विस अवेलेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप टाइम, अप टाइम मतलब कितनी देर तक मेरी सर्विसेज अप है, चल रही है, प्रॉपरली जो है वो रनिंग है। और लेट्स से अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर कहता है कि मैं आपको 99.9% जो है वो अवेलेबिलिटी की गारंटी देता हूं, और अगर लेट्स सपोज वो नहीं दे पाता तो फिर उस केस में पेनल्टी रिफंड वो मिलना चाहिए। तो वो SLA में प्रॉपरली मेंशन्ड होता है। ये चीजें जो है वो जब लिखित में होंगी ना, इसीलिए हम बोलते हैं ना इंडिया में तो स्पेशली बोला जाता है कि कोई भी है वर्बली मत लो, आप रिटर्न में ले लो, चाहे ईमेल के थ्रू ले लो या किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू ले लो, तब पता लगता है उसको। जब भी आपको किसी को बोलो, बैंक वालों को बोल दो, बोलेगा कर देंगे यार आपका काम। जब आप बोलोगे ना उसको रिटर्न में लिख के दे दे, फिर वो घबराता है। इसीलिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, चाहे रिस्पॉन्स टाइम ले लो, स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर, APIs प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अप टाइम है, चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरे को वो भी तो चाहिए ना, परफॉर्मेंस भी वैसी मिल रही है नहीं। मेरी वेबसाइट अप है लेकिन उसमें एक पेज को खोलने में ही 5 मिनट लग रहे हैं, तो फायदा है क्या ऐसे अप टाइम का? तो यानी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम, भैया अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं 24 आवर्स मेरी जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने उनको कॉल किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने रिजॉल्व किया या नहीं किया, अगर किया तो कितने टाइम में किया, ये चीजें भी मेंशन होनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, किस तरीके से आप एनक्रिप्शन, बैकअप्स, ये सारी चीजें ले रहे हो, अगर इन केस कोई आउटेज अकर होता है तो कितनी देर में रिकवरी होगी। RPO, RTOs का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स जो हर एक देश के, जैसे HIPAA है या फिर GDPR है या इंडिया का DPDP एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। बैकअप्स, रिकवरी, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि बैकअप प्रॉपर हो रहा है, अगर लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम होती है तो कितने टाइम में मेरा डेटा रिकवर हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। पेनल्टीज, अगर इन केस कोई भी आप लॉ तोड़ते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, कितना वो रिफंड करेगा मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी जेब से पैसे दे ही रहा हूं। टर्मिनेशन वगैरह सर्विसेज, जो सारी टर्म्स इसके अंदर रहते हैं कि कब आपका जो है वो कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें जनरल है। बड़ा बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, बट पता होना चाहिए। यहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो एक तरह से क्लैरिटी मिल जाती है SLA डॉक्यूमेंट्स के अंदर। रिलायबिलिटी एश्योरेंस, वही बात है, बोलेंगे तो बहुत कुछ लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है वो मेरा SLA जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अकाउंटेबिलिटी, अब ऑब्वियसली मैं किसको बोलूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो गई, तो यानी ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है मेरा, वो इसके लिए अकाउंटेबल है। मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई भी अगर दिक्कत आती है, आप कहते हो मैं इतनी देर तक सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, कोई डाउन टाइम आ गया, तो उस केस में अकाउंटेबल कौन है? ये है। आपको वो रिफंड देगा, पैसे देगा, जैसे भी आपको जो है वो एडवांटेज वहां पे मिलेगी। कस्टमर का ट्रस्ट भी SLA के थ्रू बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग SLA होगा उतना ही कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो बनता है। क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि जो कंपनी बड़ी है,
कंपनी हम क्यों बोलते हैं जैसे गूगल है या Azure है या फिर AWS है, उनको हम ज्यादातर क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और वो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। देन बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर आ जाता है भाई, अगर रिकवरी वगैरह में कोई दिक्कत आ गई तो भैया मेरा तो काम ठप हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीजें जो है वो प्री डिफाइंड ही हो जाए, पहले ही सारी चीजें मेंशन हो जाए। जब दोनों के सिग्नेचर हो गए इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग जो है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली SLA के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू।